तो टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आए हैं, जिसमें अभी हाल ही में पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल में है वह चर्चा में है। तो देखते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। तो केरल में मतलब क्या, केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है और केरल के राज्यपाल कौन है। तो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल हैं, और चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। तो सबसे पहले केरल से हम यह याद रखेंगे। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य जो था उसमें कर्नाटक है पहला स्थान पर, और तीसरा स्थान पर केरल है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व पीटीआर मतलब कि पेरियार टाइगर रिजर्व पीटीआर द्वारा भारत में पहली बार बाघ शावकों को वन्य पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किए जाने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मतलब क्या, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व बना है जिसमें बाघ शावकों को मतलब क्या बाघ के बच्चों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा या प्रशिक्षित किया जाएगा। क्या, तो प्राकृतिक रूप से शिकार करने के लिए उन्हें यह प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से शिकार किया जाता है। इसके लिए एक टाइगर रिजर्व मतलब क्या एक अभ्यारण्य एक क्या कह सकते हैं कार्यक्रम, एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व की अवस्था मतलब क्या कहाँ पर है यह। तो यह अभ्यारण्य या यह रिजर्व केरल राज्य के इडुक्की और पठानमथिट्टा जिले पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो केरल में स्थित है। केरल में कहाँ है, तो इडुक्की और पठानमथिट्टा जिले मतलब क्या पश्चिमी घाट के दक्षिण क्षेत्र पर। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के पूर्वी तट पर, पश्चिमी घाट के दक्षिण क्षेत्र में। तो पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है, जिसने बाघ शावकों को प्राकृतिक रूप से शिकार करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। पेरियार टाइगर रिजर्व का निर्माण 1950 में और 1978 में एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया। मतलब क्या, इसका निर्माण किया गया 1950 में और टाइगर रिजर्व के रूप में 1978 में इसे नामित किया गया। इस अभ्यारण्य का नाम पेरियार नदी से प्रेरित है, जिसका उद्गम स्थल इस अभ्यारण्य के भीतर ही है। पेरियार टाइगर रिजर्व का नाम पेरियार क्यों पड़ा, तो क्योंकि उस टाइगर रिजर्व के भीतर से पेरियार नदी निकलती है। इस नदी के नाम पे ही इस अभ्यारण्य का नाम पेरियार टाइगर रिजर्व रखा गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। मुलियार और पेरियार इस अभ्यारण्य से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ हैं। पूछा जा सकता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व से निम्नलिखित में तो कौन सी 2 नदियाँ निकलती है। तो मुलियार और पेरियार यह 2 नदी है जो पेरियार टाइगर रिजर्व मतलब कि केरल के इडुक्की और पठानमथिट्टा जिले के बीच से निकलती है, मतलब कि इस अभ्यारण्य से निकलती है, जो पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इस अभ्यारण्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती वन और घास के मैदान शामिल हैं। इस अभ्यारण्य में पुष्पीय पौधों की लगभग 1966 प्रजातियां पाई जाती हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व में मतलब कि फूल के पौधों का जो लगभग 2000 कह सकते हैं लगभग प्रजाति पाई जाती है। इसमें लगभग 516 पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति है। यह अभ्यारण्य लगभग 300 औषधीय पौधों का भी भंडारण करता है। इस टाइगर रिजर्व में लगभग 300 ऐसे पौधे हैं जिन पौधों से दवाइयाँ बनाई जा सकती है, मतलब कि औषधि पौधा है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आर्द्र भूमि दिवस मतलब क्या वेटलैंड्स डे, जो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। हमारे गृह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, कब, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का आयोजन किया जाता है। इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ईरान में एक स्थल का नाम है रामसर, वहीं पर इसकी बैठक हुई। कब हुई, तो 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था।
और इस बैठक का क्या नाम दिया गया? तो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इस बैठक का नाम था। और इस पर हस्ताक्षर हुआ कि प्रत्येक वर्ष अब वेटलैंड्स डे मनाया जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया था। मतलब क्या, रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ, लेकिन वेटलैंड्स डे पहली बार कब मनाया गया? तो 1997, मतलब क्या 2 फरवरी 1997 को पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखें, कब सम्मेलन हुआ और पहली बार कब मनाया और कितने वर्षों बाद मनाया गया? तो 16 वर्षों बाद। तो एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट से ही डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस कारण से आपको फैक्ट्स भी याद रखना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आम लोगों को प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि के महत्व को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का थीम क्या था? तो आर्द्र भूमि और जल, अत्यंत महत्वपूर्ण। वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या था, क्या है? तो वेटलैंड्स एंड वाटर। जबकि 2020 का थीम क्या था? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। यह भी हम लोग देखेंगे। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम थी आर्द्र भूमि और जैव विविधता, मतलब क्या वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। नमी या गीली क्षेत्रों के, तो आपको याद होगा, जैसे आप मान लीजिए नदी के तट पे गए आप, तो नदी के तट पर जाने के बाद आप देखिएगा जो नदी की जो रेती जो आती है बार बार अपने तट पे पानी को जो लाती है, और वो जो नदी के तट का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा गीला रहता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहते हैं। दरअसल आर्द्रभूमि वे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी होते हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। सही बात है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी इलाकों तक फैली हुई है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः पानी से भरा रहता है। यह हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जल विद्युत निगम, मतलब क्या सतलुज जल विद्युत निगम। नेपाल सरकार ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को 679 मेगावाट के अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय लिया है। तो सतलुज जल विद्युत परियोजना किसके बीच? तो भारत और नेपाल के बीच। अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट किसका है? तो नेपाल का। किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? तो भारत को दिया गया। भारतीय कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट बोट BWT बोट बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर। कभी कभी बूट का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, तो बोलिएगा, यह पूछेगा कि सतलुज जल विद्युत परियोजना में बूट शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब क्या होता है? तो बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत प्रदान किया गया है। प्रस्तावित परियोजना में 679 मेगावाट बिजली उत्पादन की अनुमानित क्षमता है और यह नेपाल के प्रांत 1 के सखुवासवा और भोजपुर, यह याद रखेंगे, किसके किसके? नेपाल के सखुवासवा और भोजपुर जिलों में शुरू होगी। इससे पूर्व चीन की एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी पावर चाइना ने जल विद्युत परियोजना के निर्माण में रुचि व्यक्त की थी। चीन की कंपनी ने परियोजना को विकसित करने के लिए नेपाल निवेश बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया था। यह एक निजी सार्वजनिक भागीदारी परियोजना मॉडल है जहां संगठन अथवा कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदारों जैसे सरकारी एजेंसियों के अनुबंध के तहत बड़ी विकास परियोजनाओं का संचालन करती है। तो सतलुज जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच? भारत और नेपाल के बीच। किसके किसके? भारत, तो बिहार मतलब क्या भोजपुर और सखुसभा नेपाल के, इन दोनों क्षेत्र इससे लाभान्वित हो गए। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्टारडस्ट 1.0। स्टारडस्ट 1.0 देखते हैं इसके संबंध में। अमेरिका आधारित रॉकेट स्टार्टअप कंपनी ब्लू शिफ्ट, कौन सा? तो ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने जैव विविधता द्वारा मतलब जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक बूस्टर लॉन्च किया है। जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक बूस्टर किसने लॉन्च किया? तो नासा ने किया। नासा मतलब क्या? अमेरिका का। स्टारडस्ट 1.0 नाम का यह बूस्टर रॉकेट तकरीबन 20 फीट लंबा और इसका द्रव्यमान लगभग 250 किलोग्राम है।
मतलब क्या, अभी हाल ही में जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है? तो स्टार डस्ट 1.0, यह नाम आप याद रखें। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। यह क्या है? तो विश्व का पहला एरोस्पेस जो जैव ईंधन द्वारा संचालित होगा। यह रॉकेट अधिकतम 8 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। कंपनी के मुताबिक इस रॉकेट के संचालन में प्रयोग किया गया जैव ईंधन गैर विषैला और पूरी तरह से कार्बन तटस्थ है, जिससे यह प्रकृति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा। ये रॉकेट अंतरिक्ष में क्यूबेट्स नामक छोटे उपग्रह को लॉन्च करने में मदद करेंगे, जो कि पारंपरिक रॉकेट की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता और पर्यावरण के प्रति कम विषाक्त, मतलब पर्यावरण के प्रति कम हानिकारक है। कौन सा? तो स्टारडस्ट 1.0 किसने लॉन्च किया? नासा ने। यह क्या है? तो पहला जैव ईंधन से संचालित है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब क्या भारत और फ्रांस के बीच। हाल ही में भारत और फ्रांस ने सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मजबूत सहयोग और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट पूछ सकता है कि इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट नामक संयुक्त पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच। वर्ष 2021-22 में आयोजित होने वाली यह इंडो फ्रेंच एनवायरनमेंट पहल का मुख्य रूप से 5 विषयों पर केंद्रित होगी। पहला कौन सा विषय है इसका? पहला है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा जलवायु परिवर्तन, तीसरा जैव विविधता संरक्षण, चौथा सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता का विकास। ये 5 मुख्य टॉपिक है जिस पर भारत और फ्रांस का जो बैठक होगा पर्यावरण के लिए, उस बैठक में इन 5 बातों को रखा जाएगा। यह पहल पर्यावरण और संबंध क्षेत्रों में सहभागिता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करने के एक मंच के रूप में भी कार्य करेगा। भारत ने जलवायु परिवर्तन कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और उत्सर्जन तीव्रता में पहले ही 26% की कमी का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह है मेरा प्यारा भारत। अभी आप देख रहे होंगे लगातार मोदी जी की सरकार आने के बाद लगातार किसी सरकार की यहाँ पर कोई बड़ाई नहीं की जा रही है, लेकिन यह देखा जा सकता है सौर ऊर्जा के संबंध में कितना अधिक यह सरकार जागरूक है और पूरा विश्व भी इसमें सहयोग दे रहा है। और इनसे वास्तव में आप देखिए तो पेरिस समझौता हो या पेरिस जलवायु समझौता हो, उन सभी समझौता में भी लगातार पूरी दुनिया में भी पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, सबसे बड़ा। इससे निपटने के लिए सभी देश अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो इसमें भारत भी अपने तरफ से पुरजोर रूप से अपना कर्तव्य निभा रही है और जो इन्होंने एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट के तहत ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी हासिल हो रही है भारत। तो यह पूछ रहा है कि उत्सर्जन तीव्रता में पहले ही भारत ने 26% का कमी किया है, तो यह एक अच्छी पहल है। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि यह सब फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, तो इसमें फिर सुधार की जाएगी, क्योंकि आप लोग बताइएगा तब तो सुधार होगा। धन्यवाद।